आजकल लोग एक कॉमन कंप्लेंट लेके आते हैं, डॉक्टर एनर्जी नहीं है, बॉडी हैवी लगती है, फोकस नहीं रहता, मूड स्टेबल नहीं रहता। और ऑलमोस्ट हर बार अजम्पशन यही होता है कि प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की है, स्ट्रेस ज़्यादा है, नींद कम है या रूटीन खराब है। लेकिन क्लिनिकल रियलिटी थोड़ी अनकंफर्टेबल है। बहुत केसेस में प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से ज़्यादा न्यूट्रिशन की होती है, स्पेशली माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज की। इंडिया में एक साइलेंट न्यूट्रिशन क्राइसिस चल रहा है। लोग कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, लेकिन बॉडी नरिश नहीं हो रही। आप रोटी, चावल, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड सब खा रहे हो, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को रेगुलेट करते हैं वो मिसिंग है। और जब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिसिंग होते हैं, बॉडी इमेंसली कोलैप्स नहीं करती, वो धीरे धीरे सिग्नल्स देती है। मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, फटीग, हेयर फॉल, ब्रेन फॉग, लो इम्यूनिटी, इरिटेबिलिटी। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम इन सिग्नल्स को सिम्टम समझकर सप्रेस कर देते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हम इन सिम्टम्स की रूट कॉज तक जाते ही नहीं। ह्यूमन बॉडी सिर्फ कैलोरीज पर ऑपरेट नहीं करती, ये एक बायोकेमिकल सिस्टम है जहां विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स हर लेवल पर काम करते हैं। नर्व सिग्नलिंग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हार्मोनल बैलेंस, इम्यूनिटी, सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। जब इनमें से कंसिस्टेंटली एक भी लो होता है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि डेफिशिएंसीज लाउड नहीं होती, ये साइलेंटली प्रोग्रेस करती हैं। और जब तक आप नोटिस करते हो, तब तक ये इम्पैक्ट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका होता है। मैं हूं डॉक्टर शुभम वत्स्या, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे इंडिया की 5 सबसे कॉमन और क्लिनिकली रेलेवेंट डेफिशिएंसीज के बारे में। विटामिन D3, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन। ये आपकी डेली एनर्जी, स्ट्रेंथ, फोकस और लॉन्ग टर्म हेल्थ के कोर ड्राइवर्स हैं। अगर ये सब सही नहीं है तो आप कितनी भी क्लीन डाइट या फिटनेस रूटीन को फॉलो कर लीजिए, बॉडी ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और अगर ये करेक्ट हो जाएं तो बहुत सारे सिम्टम्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होने लगते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक ऐसी डेफिशिएंसी को जो इंडिया में ऑलमोस्ट एपिडेमिक लेवल पर है, विटामिन D3। विटामिन D3 प्लस कैल्शियम। विटामिन D3 डेफिशिएंसी इंडिया में इतनी कॉमन है कि टेक्निकली ये एक्सेप्शन नहीं, नॉर्म बन चुकी है। देखिए, हम एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं जहां सनलाइट अबंडेंट है, फिर भी मेजॉरिटी लोग डेफिशिएंट हैं। प्रॉब्लम सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपोजर की क्वालिटी की है। आप सुबह से शाम तक इंडोर रहते हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं, डायरेक्ट सन को अवॉइड करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट खुद मैनेज कर लेगी। विटामिन D3 सिर्फ एक विटामिन नहीं है, ये एक्चुअली एक हार्मोन जैसे बिहेव करता है। ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, मसल फंक्शन मेंटेन करता है और इवन मूड रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। जब D3 लो होता है तो आपको सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी नहीं होती, आपका पूरा रेगुलेटरी सिस्टम स्लो हो जाता है। इसलिए लोगों को अनएक्सप्लेन्ड फटीग, मसल वीकनेस, जॉइंट पेन, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस और इवन लो मूड फील होता है। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं बिना D3 करेक्ट किए। ये अप्रोच इनकम्प्लीट है। विटामिन D3 के बिना कैल्शियम इफेक्टिवली अब्जॉर्ब ही नहीं होता। आप जितना भी कैल्शियम कंज्यूम कर लो, अगर D3 लो है तो वो या तो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगा या फिर गलत टिश्यूज में डिपॉजिट होने का रिस्क बढ़ जाएगा। मतलब आप बोन हेल्थ इंप्रूव करने की जगह इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। कैल्शियम सिर्फ बोन्स के लिए नहीं होता, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व सिग्नलिंग और हार्ट रिदम तक में इन्वॉल्व होता है। इसलिए कैल्शियम डेफिशिएंसी का सिम्टम सिर्फ वीक बोन्स नहीं होता, क्रैम्प्स, ट्विचिंग, फटीग और लॉन्ग टर्म बोन डेंसिटी लॉस भी हो सकता है। और जब ये डेफिशिएंसी सालों तक इग्नोर होती है, तब ऑस्टियोपिनिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। इंडियन डाइट में एक और इशू है, हम कैल्शियम इंटेक को भी कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट करते हैं। डेयरी को अवॉइड करना या सिर्फ चाय के थ्रू मिल्क लेना, ये एडिक्वेट इंटेक नहीं है। सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन मांगता है। रेगुलर सेंसिबल सनलाइट एक्सपोजर, आइडियली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में, बिना सनस्क्रीन के शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। डाइटरी सोर्सेज लाइक डेयरी, कर्ड, पनीर, सेसमे सीड्स, रागी को कंज्यूम करना। और जहां डेफिशिएंसी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो, वहां सुपरवाइज्ड सप्लीमेंटेशन लेना। पॉइंट सिंपल है, विटामिन D3 और कैल्शियम को अलग मत देखिए, ये एक सिस्टम है। अगर आप सिर्फ एक ही को फिक्स करोगे, रिजल्ट इनकम्प्लीट मिलेगा। अब मूव करते हैं एक और डेफिशिएंसी की तरफ जो इंडिया में काफी कॉमन है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते। विटामिन B12 इज द साइलेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी इंडिया में सबसे अंडर एस्टिमेटेड और सबसे डेंजरस डेफिशिएंसीज में से एक है। प्रॉब्लम यह है कि ये लाउडली प्रेजेंट नहीं होती, ये धीरे धीरे आपके सिस्टम को इम्पैक्ट करती है और जब सिम्टम्स नोटिसेबल होते हैं, तब तक डैमेज काफी आगे बढ़ चुका होता है। B12 का प्राइमरी रोल है नर्व फंक्शन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन और DNA सिंथेसिस। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये आपकी ब्रेन और नर्वस सिस्टम का मेंटेनेंस न्यूट्रिएंट है। जब ये लो होता है
तो सिम्टम्स सिर्फ फटीग तक लिमिटेड नहीं रहते। लोगों को नमनेस, टिंगलिंग, मेमोरी इश्यूज, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, मूड डिस्टर्बेंसेस, इरिटेबिलिटी और कभी कभी बैलेंस की भी प्रॉब्लम्स तक फील होने लगती है। लेकिन क्योंकि ये सिम्टम्स ग्रेजुअली डेवलप होते हैं, लोग इन्हें स्ट्रेस या एज का इफेक्ट समझकर इग्नोर कर देते हैं। इंडिया में B12 डेफिशिएंसी का एक मेजर रीजन है डाइटरी पैटर्न। विटामिन B12 नेचुरली सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स में मिलता है, जैसे डेयरी, एग्स एंड नॉन-वेज फूड। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वीगन डाइट्स में न्यूट्रिएंट ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, और जो लोग डेयरी कंज्यूम भी करते हैं उनमें भी इनटेक या अब्जॉर्प्शन दोनों इनएडिक्वेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और इशू है, सिर्फ इनटेक ही प्रॉब्लम नहीं है, अब्जॉर्प्शन भी एक प्रॉब्लम है। B12 अब्जॉर्प्शन स्टमक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म एंटासिड यूज कर रहे हो, गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है या गैस्ट्राइटिस जैसी कंडीशंस हैं, तो B12 का अब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। मतलब आप खाना सही खा रहे हो, फिर भी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रही। एक और डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि B12 डेफिशिएंसी अनीमिया कर सकती है, लेकिन हर केस में अनीमिया विजिबल नहीं होता। इसलिए लोग ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल देखकर अज्यूम कर लेते हैं कि सब ठीक है, जबकि न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट काफी तेजी से हो रहा होता है। ये डेफिशिएंसी इग्नोर करना रिस्की है, क्योंकि प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी से नर्व डैमेज को पार्शियली इरिवर्सिबल बना सकती है, और ये वो स्टेज है जहां करेक्शन करने के बाद भी फुल रिकवरी मुश्किल हो सकती है। सोल्यूशन यहाँ भी अवेयरनेस से ही स्टार्ट होता है। रेगुलर स्क्रीनिंग, स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो या अनएक्सप्लेन्ड फटीग है, ब्रेन फॉग है या टिंगलिंग सिम्टम्स को आप हाथों और पैरों में फील कर रहे हो। डाइटरी इंक्लूजन जैसे डेयरी, पनीर, कर्ड और एग्स बहुत ज़रूरी हैं, और जहाँ डेफिशिएंसी कंफर्म्ड हो वहाँ टाइमली सप्लीमेंटेशन, ओरल या इंजेक्टेबल डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी अपने डॉक्टर से पूछ के फॉलो करें। पॉइंट ये है कि B12 एक ऑप्शनल न्यूट्रिएंट नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब अगला न्यूट्रिएंट है जिसकी प्रॉब्लम सिर्फ डेफिशिएंसी की नहीं है, पूरा एनर्जी सिस्टम डिस्टर्ब होने की है, और यह है आयरन। आयरन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एनर्जी, ऑक्सीजन एंड द हिडन फटीग लूप। आयरन डेफिशिएंसी इंडिया में इतनी कॉमन है कि स्पेशली विमेन में ये ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो चुकी है। लोग थकावट को लाइफस्टाइल का पार्ट समझ लेते हैं, लेकिन बहुत बार रूट कॉज सिंपल होता है, आपकी बॉडी ऑक्सीजन को इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। आयरन का प्राइमरी रोल है हीमोग्लोबिन बनाना, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। जब आयरन लो होता है तो टिश्यूज तक ऑक्सीजन डिलीवरी रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए फटीग सिर्फ एनर्जी कम होने की वजह से नहीं होती, बल्कि सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजन शॉर्टेज होती है। आपका ब्रेन, मसल्स और ऑर्गन्स सब लो सप्लाई पर काम कर रहे होते हैं, इसलिए फटीग जल्दी फील होती है। सिम्टम्स ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं, थकान, ब्रेथलेस ऑन एक्सर्शन, हेयर फॉल, पेल स्किन, कोल्ड इंटॉलरेंस, डिजीनेस। लेकिन क्योंकि ये स्लोली डेवलप होते हैं, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं जब तक अनीमिया क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ना हो जाए। इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी का एक मेजर रीजन है डाइटरी पैटर्न। हम प्रीडोमिनेंटली नॉन हीम आयरन कंज्यूम करते हैं, जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज से आता है। प्रॉब्लम यह है कि नॉन हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन नेचुरली लो होती है, और अगर आप उसके साथ चाय, कॉफी या कैल्शियम रिच फूड लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन और रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि चाय में और कॉफी में टैनिन्स होते हैं जो आयरन एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ हीम आयरन जो एनिमल सोर्सेज से आती है, उसकी एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली बेटर होती है, इसलिए वेजिटेरियन पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी का रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ भी स्टोरी इनटेक तक लिमिटेड नहीं है। गट हेल्थ, इन्फ्लेमेशन और मेंस्ट्रुअल लॉसेस, ये सब फैक्टर्स आयरन स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आयरन यूटिलाइजेशन को ब्लॉक कर सकती है, जिसे हम फंक्शनल डेफिशिएंसी बोलते हैं, जहां बॉडी के पास आयरन तो है लेकिन उसे इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही। और सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, लोग रैंडमली आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं बिना असेसमेंट के। आयरन एक सेंसिटिव न्यूट्रिएंट है, एक्सेस भी हार्मफुल हो सकता है, इसलिए टेस्टिंग और गाइडेड सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, डाइटरी सोर्सेज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, जैगरी, डेट्स, सीड्स और जहां पॉसिबल हो एनिमल सोर्सेज। साथ में विटामिन सी ऐड करना एक सुपर पावर है, क्योंकि ये आयरन अब्जॉर्प्शन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है, पर्टिकुलरली नॉन हीम आयरन। इसीलिए आपको दाल के साथ लेमन लेना बहुत अच्छा होता है, और चाय और कॉफी को फूड के आसपास अवॉइड करना चाहिए कि वो आयरन अब्जॉर्प्शन को कम ना कर पाए। आयरन सिर्फ एक मिनरल नहीं है, ये आपकी एनर्जी सिस्टम का कोर कंपोनेंट है। अगर ये लो है तो आप कितना भी रेस्ट कर लो, एनर्जी फुली रिस्टोर नहीं हो सकती। अब चलते हैं एक ऐसी डेफिशिएंसी की तरफ जो सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज में सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। वो है प्रोटीन।
प्रोटीन है इंडिया का बिगेस्ट ब्लाइंड स्पॉट। प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है और प्रॉब्लम यह है कि लोग इसे डेफिशिएंसी मानते ही नहीं जब तक एक्सट्रीम मसल लॉस या सीवियर वीकनेस ना हो। लोगों को लगता है उनका प्रोटीन इंटेक बिल्कुल ठीक है। मेजॉरिटी इंडियन डाइट्स कार्ब हैवी हैं। रोटी, चावल, स्नैक्स, शुगर, ये सब कैलोरीज दे रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर नहीं दे रहे। बॉडी कैलोरीज पर नहीं, स्ट्रक्चर पर फंक्शन करती है और वो स्ट्रक्चर प्रोटीन देता है। प्रोटीन सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं होता, ये आपके एंजाइम्स, हार्मोन्स, इम्यून सेल्स, स्किन, हेयर, सबका रॉ मटेरियल है। हर रिपेयर प्रोसेस, हर रिकवरी प्रोसेस प्रोटीन पर ही डिपेंड करती है। जब प्रोटीन इंटेक क्रॉनिकली लो होता है, बॉडी कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देती है। प्रोटीन डेफिशिएंसी से सबसे पहले क्या इंपैक्ट होता है? मसल लॉस। और ये सिर्फ जिम वाली बात नहीं है। मसल एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, ये ग्लूकोज रेगुलेट करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और ओवरऑल एनर्जी स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है। जब मसल मास रिड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और फटीग इंक्रीज होती है। फिर आती है इम्यूनिटी। लो प्रोटीन का मतलब है वीक इम्यून रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, स्लो रिकवरी, वूंड हीलिंग डिले, ये सब सिग्नल्स होते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी के। स्किन डल हो जाती है, हेयर फॉल इंक्रीज होता है, नेल्स वीक हो जाते हैं, लेकिन लोग इन्हें कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। इंडियन डाइट में एक और इशू है प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन। लोग अगर प्रोटीन ले भी रहे हैं तो मोस्टली एक ही मील में, बाकी दिन ऑलमोस्ट निग्लेजिबल। बॉडी को एक स्टेडी सप्लाई चाहिए होती है, स्पाइक्स नहीं। सोर्सेज की बात करें तो सोया, पनीर, कर्ड, एग्स, चिकन, फिश, ये बेसिक्स हैं, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। थोड़ी सी दाल या थोड़ा सा पनीर सफिशिएंट नहीं होता। अप्रॉक्सीमेट रिक्वायरमेंट एवरेज अडल्ट के लिए 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है और एक्टिव इंडिविजुअल्स के लिए ये और ज्यादा हो सकती है। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है? लोग प्रोटीन को ऑप्शनल समझते हैं, जैसे ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो जिम वाले लोगों के लिए ही यूजफुल है। लेकिन प्रोटीन फंडामेंटल है और ये लो है तो आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूसली ब्रेकडाउन मोड में रहती है। इसलिए अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं करोगे तो वो ग्रेजुअली डिग्रेड करेगी और मसल लॉस होगा। और प्रोटीन डेफिशिएंसी इसी साइलेंट डिग्रेडेशन का मेजर ड्राइवर है। अब फाइनल बात, ये सारी डेफिशिएंसीज अलग अलग नहीं होती, ये एक सिस्टम का पार्ट है। जनरली एक पेशेंट में मल्टीपल डेफिशिएंसीज कॉमनली मिलती हैं। इन 5 डेफिशिएंसीज को अलग अलग समझना ईजी है, लेकिन कभी भी आइसोलेटेड नहीं होती। विटामिन D3 लो है तो कैल्शियम यूटिलाइजेशन इंपैक्ट होती है। गट कॉम्प्रोमाइज है तो B12 और आयरन अब्जॉर्प्शन दोनों इफेक्ट होती है। प्रोटीन लो है तो रिपेयर प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम एक जगह से स्टार्ट होती है लेकिन इफेक्ट पूरे सिस्टम पर दिखाई देता है। इसलिए सिर्फ सप्लीमेंट लेना सोल्यूशन नहीं होता, सिस्टम समझना पड़ता है। आप क्या खा रहे हो, कैसे अब्जॉर्ब कर रहे हो, बॉडी उसे कैसे यूज कर रही है, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों की रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी वो सिम्टोमेटिक रहते हैं क्योंकि उनका फोकस नंबर्स पर होता है, फिजियोलॉजी पर नहीं। रोज क्लिनिक में एक ही पैटर्न रिपीट होना, लोग तब आते हैं जब सिम्टम्स अनबियरेबल हो जाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट अप्रोच ये है कि आप डेफिशिएंसीज को उस स्टेज तक पहुंचने ही ना दो। हेल्थ किसी सडन ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं होती, ये डेली इनपुट्स का रिजल्ट होती है। आप जो खाते हो, जिस तरह से खाते हो और जो कंसिस्टेंटली रिपीट करते हो, वही आपकी इंटरनल स्टेट डिसाइड करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमें 350 के सब्सक्राइबर्स पार कराने के लिए आपका प्यार, आपकी सपोर्ट, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब्स और आपके शेयर्स हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है। प्लीज़ कीप द लव कमिंग। हमारा टारगेट इस साल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का है। इसमें मुझे और मेरी टीम को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये और ये वीडियो भी ज़रूर देखिए।